हेलो फ्रेंड्स, मैं विरांग सोलंकी फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने अब तक सेकंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन में सारे टाइप्स के सम कर लिए, शॉर्ट सम्स भी कर लिए, लॉन्ग सम्स भी कर लिए, दोनों मेथड्स भी हमने कंप्लीट कर ली जो जिसमें सम्स इंक्लूड होते थे। अब इस पूरे लेक्चर में हम पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी और थर्ड मेथड स्कैटर डायग्राम मेथड के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम थर्ड मेथड से, स्कैटर डायग्राम मेथड। यहाँ पर स्कैटर डायग्राम मेथड के लिए मैंने एक सम यहाँ पर लिख के रखा है और आपको फाइंड आउट करना है कि इन सम में से या तो इस डेटा के लिए कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो x की कॉलम मैंने लिखी है 50, 30, 80, 20, 100 और y की कॉलम है 10, 6, 16, 4 और 20। अब नाम के ऊपर से आप समझ सकते हो स्कैटर डायग्राम मेथड मतलब क्या। तो उसमें डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और उसमें जो भी पर्टिकुलर स्केल मेजर्स होंगे वो मैंने सम के हिसाब से लिख दी। अब हमको क्या करना है, x की कॉलम और y की कॉलम को साथ में एक पैर में उसकी वैल्यूज को कंपेयर करते जाना है और उसके जो पॉइंट्स होंगे वो हमको पुट ऑन करना है। जैसे कि x में दिया है 50 और y में दिया है 10, तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे 50 और y एक्सिस पे 10 को मार्क करेंगे। चलो, x एक्सिस पे 50 मतलब 40 और 60 के बीच में आएगा और y एक्सिस पे 10 मतलब 8 और 12 के बीच में आएगा। तो कुछ पॉइंट इस तरह से फॉलो होता है। ये हुआ x 50 और y 10, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हम पॉइंट मेजर कर देंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है, वैसे x में 30, y में 6, तो x में 30 मतलब 20 और 40 के बीच वाला, ठीक है, और y में 6 मतलब 4 और 8 के बीच वाला, ठीक है। फिर x में 80, y में 16, x में 80, y में 16 जहां इंटरसेक्ट करेगा 80 और 16 वहां हम मार्क कर लेंगे। फिर x में 20, y में 4, x में 20, y में 4, x में 100, y में 20, x में 100 और y में 20, ठीक है। ये आपका स्कैटर डायग्राम है। तो आपको लगेगा सर इस पे कोरिलेशन का है, तो ये जो लाइन पे सारे पॉइंट्स फॉल आउट कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे कोरिलेशन, ठीक है। ये स्कैटर डायग्राम मेथड में आपको कोई पर्टिकुलर डिजिट में आंसर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक मेजर मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा जहां पर पॉइंट्स या तो सर्टेन जो वैल्यूज आपकी थी x और y की वो सर्टेन बेसिस पे उसके पॉइंट्स फॉल करेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर से आप कैसे पता लगा सकते हो कि क्या कोरिलेशन है या तो फिर कितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। तो एक्चुअली स्कैटर डायग्राम मेथड आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देता, डिग्री नहीं देता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, वो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अब वो डायरेक्शन क्या होता है उसको समझने के लिए हम उसकी थोड़ी थ्योरी करेंगे, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं थोड़ी थ्योरी। चलो तो फ्रेंड्स, हमने एक सम किया स्कैटर डायग्राम मेथड से जिसमें हमने कुछ डायग्राम ड्रॉ किए या तो फिर पॉइंट्स जो थे वो हमने मार्क किए डायग्राम के ऊपर। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बना था, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर का तब मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या कि जहां पर दोनों वेरिएबल्स में एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली चेंजेस हो और सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि हमने देखा था कि रेन और क्रॉप प्रोडक्शन,
अगर रेन ज्यादा होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, रेन कम होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन भी कम होगा। मतलब दोनों वेरिएबल्स में एक साथ में चेंजेस आएंगे और वो भी सेम डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर सेम डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। अब हमने जो सम किया था उसके ऊपर से डायग्राम से कुछ इस तरह से पॉइंट्स जो सीक्वेंस में हमने रखे। अब इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो होता क्या है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम, if all the points of a scatter diagram lie on one line, अगर वो एक सीधी लाइन पे आते हैं, सारे के सारे points of a scatter diagram if they falls on a one single line, on a single straight line, and if line is going in the upward direction, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे हो और वो भी सारे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऐसे कोरिलेशन को हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या, फिर से देख लो एक बार, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम lie on one single straight line, and if the line is going upwards, if line is going upwards, ऊपर की तरफ लाइन जा रही हो, from left to right, लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ अगर कोई लाइन जा रही हो, तो ऐसे दो वेरिएबल्स के बीच में हो रहे कोरिलेशन को हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों में परफेक्ट प्रोपोर्शन में चेंजेस आएंगे। मतलब दो वेरिएबल x और y दोनों में सेम डायरेक्शन में, एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन है मतलब सेम डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ठीक है, और प्रोपोर्शन मतलब क्या, परफेक्ट मतलब क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब तो समझ गए कि भाई दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव मतलब दोनों में सेम परसेंटेज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, मतलब x की वैल्यू अगर 5% इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी 5% इंक्रीज होगी, x की वैल्यू अगर 10% डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी 10% डिक्रीज होगी। मतलब चेंजेस ऑफ प्रोपोर्शन विल बी द सेम सो एज द डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस भी सेम रहेगी और उसका प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में चेंजेस, सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नॉर्मली जब ऐसा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो स्कैटर डायग्राम में कुछ इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा। पर अगर कार्ल पियर्सन की मेथड से आप सम करोगे तो अगर वो दोनों वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो r की वैल्यू आएगी +1। r की वैल्यू क्या होगी, हमेशा +1। समझ गए? मतलब अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो r की वैल्यू होगी +1, और अगर उसका आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ होगा। ठीक है, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब क्या, कि सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो और सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस हो, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो उसका जो अपोजिट होगा उसको हम बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अपोजिट मतलब क्या, तो अपोजिट मतलब x और y में एक तो नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हुई तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे।
x की वैल्यू डिक्रीज हुई तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। बट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या? तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब प्रोपोर्शन विल बी द सेम, ठीक है। परफेक्ट मतलब क्या? प्रोपोर्शन। परफेक्ट कब लिखते हैं? जब x की वैल्यू में जितना चेंजेस हो, जिस प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहा है उतने ही प्रोपोर्शन में y की वैल्यू में भी चेंजेस होगा। हम प्रोपोर्शन के बदले उसको सिंपलीफाई करने के लिए परसेंटेज वर्ड यूज करते हैं कि मान लेते हैं कि x की वैल्यू में 5% का इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो y की वैल्यू में 5% का डिक्रीज हुआ। अब यहां पर x की वैल्यू 5% राइज हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन y की वैल्यू 5% डाउन आ रही है, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ चेंजेस आर अपोजिट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ चेंजेस इज अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डायरेक्शन चेंज है, मतलब वो नेगेटिव कोरिलेशन। पर प्रोपोर्शन सेम है, मतलब वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर सेम प्रोपोर्शन में हो तो उसको हम परफेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे। सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हो तो क्या बोलेंगे? उसको हम परफेक्ट कोरिलेशन। अब यहां पर प्रोपोर्शन सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो सेम प्रोपोर्शन मतलब परफेक्ट और अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। और उसको अगर हम स्कैटर डायग्राम से ड्रॉ करेंगे तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, जो सारे पॉइंट्स डाउनवर्ड्स जाएंगे एक सीधी लाइन में, ठीक है। उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम lie on one line, if all the points of a scatter diagram lie on one line and if the line is going downwards, if line is going downwards from left to right, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर अगर वो लाइन डाउनवर्ड्स जा रही है, देन इट शोज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहां पर देखो, चलो अब हमारे पास है ये दोनों पॉइंट, जहां पर डायग्राम मैंने कुछ ड्रॉ किया। अब इसमें भी सारे पॉइंट्स मतलब अपवर्ड्स तो जा रहे हैं, जैसे कि यहां पर भी था, पर ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे नहीं, ठीक है, ये वेरी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? If all the points of a scatter diagram are not on one line, if सारे points are not on single straight line, but lie around a line, वो एक सीधी लाइन पे नहीं है, लेकिन कोई एक सीधी लाइन के आसपास ही है। मान लो एक सीधी लाइन है, उसके आसपास ही सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सारे पॉइंट सिंगल लाइन पर नहीं है, वो एक सीधी लाइन के थोड़े आसपास है। मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम याद रखें तो वो एक लाइन पर नहीं, वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं, ठीक है। lie around a single line which is going in upward direction from left to right, और अगर वो लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then it indicates that there is a partial positive correlation between two variables x and y, कि उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। अब वहां पर हमने देखा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यहां पर हमने देखा पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस इतना ही है कि यहां पर भी सारे पॉइंट्स अपवर्ड्स जा रहे हैं, यहां पर भी सारे पॉइंट्स अपवर्ड्स जा रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट एक सिंगल लाइन पर नहीं है। they are not falling on a straight particular line, but they are सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है। अगर सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर हो तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन सारे पॉइंट्स अगर अपवर्ड से जा रहे हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन पे ना हो तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। अगर वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो उसकी वैल्यू होगी +1, लेकिन अगर वो पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है
तो उसकी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव, पर कभी भी पॉजिटिव होगी लेकिन कभी भी 1 नहीं होगी, ठीक है, मतलब r की वैल्यू 0 लेस देन r लेस देन +1 होगी, ठीक है, मतलब अगर आपका r का आंसर, अभी फिर से समझ लो, अगर आपका r का आंसर एग्जैक्ट +1 आ रहा है तो वो कोरिलेशन को हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर आपके r का आंसर पॉजिटिव नंबर है पर 1 नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है 0.3, 0.55, 0.80, 0.99, ठीक है, एग्जैक्ट 1 नहीं है पर पॉजिटिव नंबर है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। उसी तरह से हमने जब नेगेटिव कोरिलेशन देखा था, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, उसमें हमने देखा था अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो उसमें r की वैल्यू +1 होती है, तो अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो तो उसमें r की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। और उसके ऊपर से अगर हम पार्शियल देखें, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन देखें, तो वो क्या होता है, सेम इसी तरह से कि सारे पॉइंट सिंगल लाइन पर नहीं है पर फिर भी दे आर गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, सारे पॉइंट्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर फॉल नहीं करते, पर जो लाइन है वो डाउनवर्ड्स की तरफ इशारा करती है या तो फिर डाउनवर्ड्स होती है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। If all the points of a scatter diagram are not on one line but lie around some line, सारे points are not on one line but they lie around a single straight line, and the line which is going in downward direction from left to right, then it indicates that there is a partial negative correlation between two variables x and y, ठीक है। अगर पार्शियल कोरिलेशन हुआ तो उसका मतलब क्या होगा कि दोनों में सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, पहले फिर से इसको टैली करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं, ठीक है, x की वैल्यू इंक्रीज हुई तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, x की वैल्यू डिक्रीज हुई तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। और उल्टा हो मतलब x की वैल्यू इंक्रीज हो और y की वैल्यू डिक्रीज हो तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव मतलब क्या? परफेक्ट कब बोलेंगे? जब सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हो, जैसे कि यहां पर x की वैल्यू इंक्रीज हुई तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हुई, मतलब वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन जो प्रोपोर्शन ऑफ चेंजेस है वो प्रोपोर्शन भी यहां पर सेम था। यहां पर अगर 5% इंक्रीज हुआ तो y की वैल्यू में भी 5% इंक्रीज हो रहा, और यहां पर अगर 5% इंक्रीज हुआ तो y की वैल्यू में 5% डिक्रीज हो रहा था। मतलब प्रोपोर्शन ऑफ चेंजेस वो सेम है। अगर वो सेम हो तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ चेंजेस अगर सेम ना हो, मतलब अगर मान लो x की वैल्यू 5% इंक्रीज हुई और y की वैल्यू 10% इंक्रीज हुई, मतलब दोनों इंक्रीज हुए, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में चेंजेस। अगर सेम डायरेक्शन में चेंजेस है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। बट डायरेक्शन सेम है, प्रोपोर्शन सेम नहीं। x की वैल्यू 5% इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू 10% इंक्रीज हो रही है। सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस नहीं आ रहे। अगर सेम प्रोपोर्शन ना हो तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन या तो फिर पार्शियल कोरिलेशन। प्रोपोर्शन सेम हो तो परफेक्ट कोरिलेशन, प्रोपोर्शन वेरी करते हो तो उसको बोलेंगे पार्शियल कोरिलेशन, ठीक है। सेम तरीके से इस पॉइंट में भी आएगा। अगर मान लो x की वैल्यू इंक्रीज हुई 5% और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मान लेते हैं 12%, ठीक है। तो यहां पर एक वेरिएबल की वैल्यू राइज हो रही है तो एक वेरिएबल की वैल्यू डाउन हो रही है। इसका मतलब चेंजेस हो रहे हैं वैल्यू में,
लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस है। ठीक है, चेंजेस तो हो रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रोपोर्शन कितना है। तो x की वैल्यू में 5% के प्रोपोर्शन में चेंजेस हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 5% बढ़ रही है और दूसरी तरफ y की वैल्यू 12% डाउन हो रही है। इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज अलग-अलग है, अपोजिट डायरेक्शन है और उनका प्रोपोर्शन भी सेम नहीं है। डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे, प्रोपोर्शन अगर डिफरेंट हो तो उसको बोलेंगे पार्शियल कोरिलेशन, और अगर दोनों चीजों को कंबाइन करें तो हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो तो r का आंसर आता है -1, नेगेटिव मतलब -1 आंसर आ गया। लेकिन अगर वो परफेक्ट नेगेटिव हुआ तो -1 ही आएगा। पर अगर वो पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन हो, तो अगर पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है तो उसमें r की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में होगी। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन हुआ तो गारंटी वो होगा माइनस में ही, क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन है मतलब उसकी वैल्यू आएगी तो माइनस में, पर वो -1 नहीं होगी। अगर वो -1 है तो वो फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, लेकिन माइनस में पर -1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। तो अब हमने जो भी सारे सम्स किए थे अब तक r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो सारे के सारे सम में एक लास्ट में r की आपको कुछ वैल्यू मिल रही थी। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको r की वैल्यू मिली, मतलब आपने जो भी सारे सम्स किए हो r के, सारे सम्स को पहले से रिफाइन करो, पहले से निकालो आप, और उसमें जो वैल्यू है उस हिसाब से नीचे लिखते जाओ। क्या लिखना है आपको, तो जहां पर r की वैल्यू होगी आपको सिर्फ इतना लिखना है कि वेदर इट इज परफेक्ट कोरिलेशन, रादर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पर या तो फिर वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, या तो फिर वो पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है, या तो फिर वो पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो मैंने अभी जो आपके समझा उसके ऊपर से आपको लिखना पड़ेगा। अब नॉर्मली एक बॉटम लाइन में अगर मैं आपको कह दूं कि अगर आपके r का आंसर 1 आता है, आपके r की वैल्यू अगर 1 आती है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, r की वैल्यू अगर 1 आती है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। पर उसमें भी अगर +1 हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर -1 हुआ तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और अगर -1 या तो +1 ना हो, उसके अलावा कोई भी वैल्यू, -1 या तो +1 के अलावा कोई भी वैल्यू, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन या तो फिर पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। अब वो कब पार्शियल पॉजिटिव होगा, कब पार्शियल नेगेटिव होगा, तो अगर आंसर पॉजिटिव डिजिट में है तो फिर पार्शियल पॉजिटिव होगा, अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है, नेगेटिव है, तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। तो आपके सारे सम जो आपने किए होंगे उस सब में सिर्फ नीचे आपको इतना लिख देना है कि पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है तो फिर पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव है या तो फिर परफेक्ट नेगेटिव है। जो कुछ भी आंसर होगा उसके ऊपर से आपको लिखना पड़ेगा। पर शायद आपके पास कुछ ऐसे सम भी आपने किए हो जिसमें आपका r का आंसर 0 आ रहा हो। ठीक है, आपके r की वैल्यू आ रही हो आपके पास 0। अगर 0 वैल्यू आती है तो देयर इज नो कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन ही नहीं। अगर कोरिलेशन नहीं है तो बस स्टडी करने का मतलब ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपके सम में r की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, अब इससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे, और उसके ऊपर से छोटे 1 मार्क्स के जो सम्स आपको नॉर्मली पूछते हैं, जो एमसीक्यू या तो वीएसक्यू में आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब उसमें नॉर्मली 4 पॉइंट्स आपको दिए। फर्स्ट इज
वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द इंटरवल ऑफ -1 to +1। मतलब अब जब कभी भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में ही होगी। ठीक है, आपने जो भी सम की होगी उसमें भी जो आंसर होगा आप कंपेयर करो, सारे के सारे आंसर की वैल्यू जो -1 से लेकर +1 के बीच में ही होगी। ठीक है, सेकंड इज इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, व्हाट इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट? जैसे कि हम कई बार कुछ मेजर करते हैं तो उसके पीछे हम उसका यूनिट भी साथ में लिखते हैं। जैसे कि अगर वेट मेजर करना हो तो हम उसको केजी में, ग्राम्स में, पाउंड्स में, टन में मेजर करते हैं। ठीक है, क्विंटल्स में मेजर करते हैं। तो ये जो केजी, ग्राम, पाउंड है, जैसे कि अगर वेट आपको बताना हो, किसी बंदे का वेट बताना हो, आप बोलोगे 50 केजी। अगर मैं पूछूं इसका वेट कितना है तो आप बोलोगे 50 केजी। अगर मैं पूछूं कि इसकी हाइट कितनी है तो आप बोलोगे 6 फीट, 5 फीट। ठीक है, 5 फीट 10 इंचेस, 5 फीट 8 इंचेस ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब आप कभी भी कोई वैल्यू बोलते हो तो उसके पीछे उसका मेजर्स भी साथ में इंक्लूड करते हो, लेकिन आर की वैल्यू के साथ कभी कोई मेजर नहीं लगता। वो इंडिपेंडेंट है, वो उसके साथ कभी भी कोई मेजर अप्लाई होता नहीं है। आर की वैल्यू अगर 0.3 तो 0.3 ही लिखेंगे, ना कि 0.3 केजी के, ना 0.3 फीट ऐसा कुछ। ठीक है, वो बिना मेजरमेंट के ही लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल मतलब क्या? वो चेंज ऑफ ओरिजिन के साथ में चेंज भी नहीं होता और चेंज ऑफ स्केल के साथ में चेंज भी नहीं होता। मतलब x और y की वैल्यूज के ऊपर आप कोई भी वैल्यू प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इससे r की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वो इंडिपेंडेंट ही रहेगी, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम क्या करते थे, एक जो हमने फॉर्मूला पढ़ी थी n सिग्मा uv वाला, उस फॉर्मूला में uv के साथ हम क्या करते थे, u इक्वल्स टू लिखते थे x माइनस a, v इक्वल्स टू लिखते थे हम y माइनस v। मतलब तब हम क्या करते थे कि अगर हम लिखे u इक्वल्स टू x माइनस a, इसका मतलब x की वैल्यूज में से जो भी हमारे पास x की कॉलम देते थे उसमें से a की वैल्यू लेस कर देते थे। अगर उसको हम लेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या? प्लस करना या माइनस करना। आपके पास जो वेरिएबल्स दिए है वो वेरिएबल्स की वैल्यू में से कोई एक पर्टिकुलर नंबर या तो ऐड करना या तो सब्सट्रैक्ट करना, इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब हम x की वैल्यूज में से a की वैल्यू अगर माइनस भी करते थे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमारा आंसर आ ही जाता। ठीक है, वैसे ही कई बार हम क्या करते थे, उसको डिवाइड भी करते थे 100 से, 5 से, 10 से, जिस मतलब जो भी हमको अकॉर्डिंग में सही लगे वो हम उस हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर डिजिट से उसको डिवाइड कर देते, क्योंकि हमको नंबर्स छोटे करने थे, कैलकुलेशन इजी बनानी थी। तो इसका मतलब अगर आप डिवाइड भी करोगे यानी कि चेंज ऑफ स्केल भी करोगे, चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो भी उसका आंसर सेम का सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब आप x की वैल्यू में कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे r की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r की वैल्यू बिना एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कुछ भी किए बगैर जो आती थी वही वैल्यू, वही उसका आंसर एडिशन या सब्सट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के बाद भी आएगा। ठीक है, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का उसके ऊपर कोई असर होता नहीं। फिर r माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस आर एक्स वाई। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर x की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस में आपका r का आंसर आएगा, मतलब आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब माइनस आर एक्स वाई यानी कि आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट माइनस में होगा। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो उसका आंसर माइनस में ही होगा। ठीक है, अगर दोनों प्लस है तो आंसर भी प्लस में होगा, दोनों माइनस है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा।
ठीक है, जो हम नॉर्मली पढ़ते थे माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, उसी तरीके से आपको याद रखना है। अगर x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू प्लस तो आंसर आएगा माइनस, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू माइनस तो आंसर आएगा माइनस, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू प्लस तो आंसर भी आएगा प्लस, और x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू माइनस तो आंसर भी आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए इसके ऊपर से आपको कई बार छोटे छोटे सम भी पूछते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है rxy equals to 0.8। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वेरिएबल x और वेरिएबल y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 है, उसकी वैल्यू आपको देगी 0.8। तो r u v फाइंड आउट करो, तो इसके ऊपर से u और v के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो। अब उसमें मुझे 4 क्वेश्चंस पूछे, कैसे? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, अगर u equals to x minus 10 और v equals to y plus 10 हुआ तो x और y के बीच का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसके ऊपर से r u v की वैल्यू क्या होगी? मतलब x और y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 है, तो अगर u equals to x minus 10 और v equals to y plus 10 हो तो r u v क्या होगा? मतलब x की वैल्यूज में से अगर हम 10 लेस कर दे और y की वैल्यू में 10 अगर प्लस कर दे तो उससे मिलने वाले दो नए वेरिएबल u और v के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होगा? तो इस टाइप पर हमको ये दोनों पॉइंट लास्ट के याद रखना। पहली चीज तो आप x की वैल्यू में कोई भी नंबर प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इससे r की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। r की वैल्यू अगर 0.8 है तो आपकी वैल्यू भी 0.8 ही होगी। ठीक है, अगर आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। r की वैल्यू अगर 0x और y की वैल्यू 0.8 थी तो नई वैल्यू भी 0.8 ही आएगी। ठीक है, पर हाँ साइन चेंज हो सकते हैं, प्लस 0.8 का माइनस 0.8 हो सकता है, माइनस 0.8 का प्लस 0.8 भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा x और y की साइंस के ऊपर। जैसे कि x के आगे कुछ नहीं है मतलब वो प्लस होगा, y के आगे कुछ नहीं है मगर वो प्लस होगा। अगर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव पॉजिटिव का आंसर भी आएगा पॉजिटिव, मतलब प्लस x है और प्लस y है तो आंसर भी आएगा प्लस 0.8। ठीक है, इसको थोड़ा और थॉरली पढ़ने के लिए हम करेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर rxy equals to 0.8 तो u equals to x minus 5 divided by 3, v equals to 2y plus 7, तो r u v equals to कितना? अब यहां पर हमने x में से 5 लेस कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया 3 से, y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें ऐड कर दिया 7, तो जो नया आंसर आएगा, नया कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा u और v के बीच का, वो कितना होगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले भी 0.8 था, अब भी 0.8 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इससे r की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी नंबर माइनस करो, डिवाइड करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, r की वैल्यू में इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, हाँ पर साइंस देख लेते हैं। x के आगे कुछ नहीं है मतलब वो पॉजिटिव, y के आगे कुछ नहीं है मतलब वो भी पॉजिटिव, प्लस प्लस तो आंसर भी आएगा प्लस 0.8। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहां पर हमने क्या किया, x को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, माइनस 3 डिवाइड बाय 10, 10 माइनस y डिवाइड बाय 100, तो नया जो r u v होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? तो पहली चीज तो वही, आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, माइनस करो, प्लस करो, कुछ भी करो, आंसर तो आएगा 0.8 ही। हाँ पर साइन देख लेते हैं, यहां पर x के आगे कुछ नहीं है मतलब वो पॉजिटिव, लेकिन यहां पर y के आगे माइनस दिया है, इसका मतलब y होगा माइनस नेगेटिव। तो x पॉजिटिव,
y नेगेटिव मतलब आंसर आएगा -0.8 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सेम तरीके से यहां पर भी RUV। अब इसमें देखते हैं, अब यहां पर भी माइनस प्लस कुछ भी करो आंसर तो 0.8 ही आएगा, पर साइन देख लेते हैं। x के आगे दिया है आपको माइनस, y के आगे दिया है आपको प्लस, माइनस प्लस माइनस, आंसर भी आपका आएगा -0.8। ठीक है, फिर लास्ट, अब यहां पर भी आंसर तो वही आएगा 0.8, फर्क पड़ेगा सिर्फ साइन में। चलो यहां पर x के आगे दिया है माइनस, यहां पर y के आगे दिया है माइनस, माइनस माइनस क्या आएगा आंसर +0.8। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको इस टाइप के सम दिए हो जो एमसीक्यू या वीएसक्यू में ज्यादातर पूछते हैं, तो उसमें एक ही चीज देखनी है आपको कि x के आगे और y के आगे कौन सा साइन है। अगर दोनों माइनस है तो आंसर आएगा प्लस में, दोनों प्लस है तो भी आंसर आएगा प्लस में, अगर एक माइनस एक प्लस है तो वो आंसर आएगा माइनस में। जो हम नॉर्मली बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस भी माइनस। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज जो आपको ज्यादातर एमसीक्यू बीएसक्यू या तो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछते हैं मैंने कवर कर ली है। पर इसके अलावा अगर आपको कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए, क्वेरी कीजिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करूंगा। आई होप हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, सारे के सारे अलग अलग टाइप्स के सम भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज रह जाती है तो जैसे मैंने बोला कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको वहीं पे सॉल्व करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम नेक्स्ट सम या तो फिर नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।